उस रोज मीटिंग में पंधारी आउट ऑफ कंट्रोल था। कहिए तो साले को ठोक देते हैं, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। उसके तेवर देखकर सारे स्टाफ मन ही मन हंसने लगा। सब जानते थे कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला। विभागीय कार्यवाही में वह भी फंसा था, लिहाजा साहब पर विश्वास जताने के लिए बोला, पधारी कुछ शांत बैठो। अर्धनिमित पलकों के साथ चेहरे पे सजल मुस्कुराहट हो तो क्या कहनी। कभी हाथों से चेहरे को छुपाते हुए साहब की अधीर चंचल होती तो लगता मानो नई नई दुल्हन बहुरिया घूंघट उठा रही हो। बालक की तरह बैठ गया वह, क्योंकि एक आज्ञाकारी था। एक गहरे बदन का पधारी के तेवर हमेशा ऐंठ में रहते। साहब भी उसके खिलाफ एक्शन लेने से डरते। पता नहीं क्या कर बैठे। नौकरी उन्हें भी करनी थी। कई बार उसने दूसरे स्टाफ को डराया धमकाया भी है, यहाँ तक कि मारने पीटने पर उतारू हो गया। लोग जब इतने से ही डर जाते हैं तो क्यों हाथ पैर की सेवा ली जाए। यही उसका फार्मूला था। सुनते हैं उसे किसी महिला से इश्क विश्क के चक्कर था। अक्सर अपनी प्रेमिका से साथ में ही दिन में ही चांद की बातें करने लग जाता, जिसकी बातें आम आदमी के समझ में नहीं आई। उसे चांद जैसा समझता होगा। इश्क के मामले में भी उसकी मारपीट का सहारा लिया होगा, तभी तो प्रेमिका छिटक गई। अगले दिन वह स्टाफ आया जिसके खिलाफ मीटिंग हुई थी। उसे देखते ही पधारी ने उसके चेहरा बनाया मानो जिंदा खा जाएगा। लंच में जब वह बाहर गया तो साहब के कान में फुसफुसाया, उसे देखते ही मेरा खून खोल गया। आपकी काफ़ी बेइज्जती हुई। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साहब चुप रहे, क्या बोले। पधारी के स्वर को वह जानते थे। पधारी किसी को मारने में सहमत नहीं उठाना चाहता था। 5 सालों में हमेशा किसी को सिर्फ ठोक देने का धौंस देता, मगर जब से उसे लगने लगा कि स्टाफ उसे गंभीरता से नहीं ले रहा तो मन ही मन वह निश्चय किया कि उस स्टाफ को ठोक देगा जिसके लिए साहब से वादा किया था। लोगों ने यह विश्वास जम जाएगा कि पधारी जो कहता है वह करके रहता है। एक दिन मौका पाकर उसने उस स्टाफ को चाकू से गोद डाला। कत्ल करने के बाद साहब को फ़ोन किया और मैंने स्टाफ को मार डाला। सुनकर साहब तो काटो खून नहीं रहा। वह क्षणिक कृतज्ञ विमुख हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह पधारी को क्या जवाब दें। जिस पधारी को वह बेटा का लोटा मानते थे या फिर एक छिछोरा दबंग मानते थे, उसे इतना बड़ा कारनामा कर दिया। उन्होंने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि पधारी जो कहता है वह करके दिखाता है। इसी विजयी भाव से वह अपने घर की तरफ बढ़ा। रात का सन्नाटा था, किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं पाया गया। वह घर आया, कपड़े पे पड़े खून के छींटे साफ किए, मन ही मन अपराधिक था। कल से विभाग के सारे कर्मचारी उससे खौफ खाएंगे। पता नहीं पधारी अब किसका कत्ल करेगा। इस बार प्रमोशन रुक गया, अगली बार रुका तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। साहब कहता है कि मुझे क्या कह गया तक नहीं आता। तभी साहब का फ़ोन आया, पधारी तुम कहाँ हो। कमरे में लेट रहा हूँ। पधारी ने निश्चित भाव से जवाब दिया, जितना जल्दी हो सके कहीं भाग जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। साहब घबराया। पुलिस? पधारी ऐसे बोला मानो पहली बार पुलिस का नाम सुना हो। हाँ पुलिस, तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं घुसता। मेरी नौकरी का क्या होगा। नौकरी जाए भाड़ में, तुम अपनी जान बचाओ, कहकर साहब फ़ोन काट दिया। एकाएक पधारी के समझ में आया। वह थोड़े से रुपए लेकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ नेपाल भाग गया। 2 दिन वहाँ पड़ा रहा। वे लोग पूछते ही रह गए, मगर उसने यहाँ आने का मकसद नहीं बताया। जब उसे लगा कि यहाँ ज़्यादा दिन तक रह पाना संभव नहीं तो बिना बताए वह वहाँ से निकल गया। सारा दिन इधर उधर भटकता रहा। इसी बीच ऑफिस छूटा तो उसे लगा कि क्या हो गया। जिस नौकरी में जमे रहने के लिए उसने स्टाफ का कत्ल किया, वही नौकरी छोड़कर भाग गया। कहीं यह साहब की साजिश तो नहीं। ये पुलिस क्या होती है, पुलिस कहती क्या है। दरअसल पधारी जानता ही नहीं था कि
किसी को मारने कत्ल करने पर पुलिस पकड़ लेती है, जेल जाना पड़ता है, फांसी की सज़ा होती है। इस हास्यास्पद ही कहेंगे क्योंकि वह अति आत्मविश्वासी का शिकार था। उम्र के 30 साल होने को आए, कभी पुलिस का ख्याल ज़हन में आया ही नहीं। हाँ, दबंगई का ज़रूर आया। एक बार ऑफिस से ही एक कर्मी के पर हाथ छोड़ दिया, सब डर गए। उसके बाद मजाल है जो कोई पधारी से पंगा ले। पधारी कुंवारा था, शादी के लिए लड़की वाले आते, पता नहीं क्या सोचकर दोबारा नहीं आते। इस बात को लेकर पधारी कभी कभी झल्ला जाता। एक दिन कहने लगा, नहीं करनी है मुझे शादी वादी, शादी करके क्या मिलेगा। जिससे अब तक वंचित रहा हूँ वह एक अजीबोगरीब स्टाफ था। कभी बिल्कुल शांत रहता या फिर किसी महिला कर्मी के बगल में बैठकर वाजिद अती शाह की तरह उसे निहारता। निरुद्देश्य टहलते हुए पधारी की हालत सांप छछूंदर सी हो गई थी। उसे रात की चिंता सताने लगी। रात कहाँ बिताएगा। जेब में नाममात्र रुपए बचे थे। चौथे दिन उसने साहब को फ़ोन किया। संयोग से साहब ने उठा लिया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे जो समझ में आए करो, अपने ही तो भागने के लिए कहा था। पधारी के स्वर में निराशा साफ झलक रही थी। मैंने कब कहा था। साहब साफ मुकर गया। उसे आगे बोला, पुलिस तुम्हें तलाश रही है, ऑफिस में आई थी पूछताछ करने के लिए। पुलिस पुलिस पुलिस, पधारी उखड़ा। ये पुलिस क्या चीज़ होती है। कहीं आप मुझे डरा तो नहीं रहे हैं। मेरी जगह कोई और दूसरा स्टाफ तो नहीं आ गया। याद रखिए, अगर मेरी नौकरी को कुछ हो गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पधारी की चेतावनी पर साहब सहम गया। उसे अपनी बीवी और इकलौते बेटे का ख्याल आया। उसने सोच विचार कर स्विच ऑफ कर दिया। पधारी को लगने लगा कि साहब की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। उसने उसके साथ दगा किया। वह उसकी चाल का शिकार हो गया। क्या ज़रूरत थी कत्ल करने के बाद शहर से भाग जाने की। ले किसी की मजाल जो उसके हाथ लगाए। पुलिस वुलिस महज साहब को बुना एक चाल है। बहरहाल अंधेरा होने था तभी उसका ध्यान एक हिंदुस्तानी सा दिखने वाला नेपाली दुकानदार पर गया। उसे लगा कि अगर इसने एक रात रहने की गुरहा लगाई जाए तो जुगाड़ लग सकता है। क्या आप एक रात के लिए हमें अपने यहाँ जगह दे सकते हैं। स्वभाव से विपरीत पधारी ने मनोहार की। उसने उसे नीचे से ऊपर देखा, कुछ सोचकर बोला, कहाँ से आए हो। काशी से। आने की वजह। अब पधारी क्या जवाब दे। शरहान सोचने के बाद बोला, घूमने आए थे, रुपये ख़त्म हो गए, कल सुबह निकल जाएंगे। पधारी के जवाब से वह संतुष्ट दिखा। एक रात रहने की जगह उसे मिल गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था। उसने सोचा, स्टाफ का कत्ल क्यों किया। हालांकि वह एक समशख्सी था। पहली बार उसके सोचने समझने की प्रक्रिया सक्रिय हुई, सिर्फ इसलिए कि उसकी थाक बन गई जाए। इसके पहले कितनी बार उसने अनेक स्टाफों को मारने का धौंस दिया मगर मारा नहीं। लिहाजा स्टाफ पीठ पीछे उसकी मजाक उड़ाने लगे। इसी चिढ़ से उसने कत्ल करवाया। उसे विश्वास था कि हेड उसके इस कृत्य को बहुत खुश होगा, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। हेड ने उससे कभी नहीं बताया था कि कत्ल के बाद पुलिस पकड़ती है। खाकी वर्दी वालों को वह सड़कों पर घूमते देखता, मगर कभी उसके दिल में उनसे खौफ पैदा नहीं हुआ। वह हमेशा अकड़ कर चलता। सोचते सोचते सुबह हो गई। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। भोर में उसके मकान के आसपास हल्का सा शोर उभरा। नेपाली आश्रयदाता की नींद टूटी। वह भी उठ चुका था। नेपाली ने खिड़की की ओर देखा। पुलिस खड़ी थी। वह एकाएक घबरा गया। कहीं यह इस लड़के को पकड़ने नहीं आए गई। उसने पधारी की तरफ गौर से देखा। पधारी सकपका गया। आप परेशान दिख रहे हैं, पधारी बोला। बाहर पुलिस खड़ी है। आश्रयदाता किंचित परेशान दिखा। कहीं तुमने तो पकड़ने नहीं आई। वह आगे बोला, मुझे भला क्यों पकड़ने आएगी। पधारी अंदर से डरा गया।
उसे साहब की बात याद आई। आशादाता से छत देखने लगा। उसने एक जानकर राहत महसूस की कि पुलिस उसके घर नहीं बल्कि बगल वाले पड़ोसी के लड़के को पकड़ने आई थी। पड़ोसी का लड़का हीरोइन बेचने का काम करता था। यहाँ हीरोइन बेचना गैर कानूनी है, पड़ोस का लड़का बेच रहा था। इत्मीनान से बैठे हुए आशयदाता पधारी से बोला, कानून क्या होता है? पधारी ने पूछा। बड़े मूर्खों, कानून तक नहीं जानते। दुनिया कानून से चलती है। आशयदाता ने उस पर हंसी आई। कानून मेरे यहाँ तो नहीं। पधारी का कथन पर आशयदाता ने सिर पकड़ लिया। तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। कानून हर जगह होता है। कानून करता क्या है? देश समाज नियम को से चलाता है। इसी नियम को कानून कहते हैं। जो नियम तोड़ता है उसे गैर कानूनी कहते हैं। पुलिस उसे पकड़ती है, मुकदमा चलता है, जज फैसला सुनाता है, पुलिस उसे जेल भेजती है। किसी का खून करना क्या गैर कानूनी है? किसी को मारना पीटना वह भी गैर कानूनी है। मगर मेरे बाप चाचा हमेशा ही यही करते रहे। मार के आ गए, एक बार भी मार खाकर आ गए तो उल्टे मुझे पीटने लगे। कहने लगे तुम्हारी जाति के लोग मार खाते नहीं, मारते पीटते हैं। बेहुदा बिरादरी का नाक कटवा दी। तब क्या किया? आशयदाता ने जिज्ञासा बढ़ी। मैं गुस्से में उठा, दूसरे टोलों के लड़कों को पीट कर ही घर आया। आशयदाता ने मन ही मन ऐसे पागल लड़के को लेकर संकुचित हो गया। पिताजी खुश हो गए होंगे। हाँ, पीठ थपथपाई, शाबाशी दी, मगर पुलिस ने नहीं पकड़ा। पधारी के कथन पर आशयदाता सोचा, हो सकता हो नाबालिग समझकर छोड़ दिया हो। तुम नेपाल में क्या कर रहे हो? कदाचित दिन में मेरा घर खाली कर दे। नेपाली कुछ कुछ उसे समझने लगा था। पधारी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह पधारी जो किसी स्टाफ से हाथ मिलाना अपनी शान के खिलाफ समझता था, वह नेपाली के सामने दयनीय खड़ा था। क्यों? वह खुद समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में अनाप शनाप उथल पुथल मचा था। कहाँ जाए, किधर जाए? पुलिस का भय से इस कदर उसने समा गया था कि वह कुछ सूझ नहीं रहा था। कभी सोचता यह वहम है, मुझे डराने का तरीका। साहब नहीं चाहता कि मैं लौटकर बनारस आऊं। कभी सोच विचार कर उसने बनारस लौटने का मन बनाया, मगर वापस जाए तो कैसे? पास में रुपए भी तो नहीं थे। इधर नेपाली पूरी रो में था। तुम यहाँ छिप कर क्यों रह रहे हो? मैं छिपा कहाँ हूँ? अपने अंदर के चोर को बचाने में असफल प्रयास करते हुए बोला, एक रात ही तो आपके घर रहा, आज ही चला जाऊंगा। नेपाली ने राहत की सांस ली। नेपाली ने अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा। चाय की चुस्कियों के बीच नेपाली ने कहा, अगर तुम मुझे सच सच बता दो तो हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मदद की दरकार तो उसे ही है। सबसे बड़ी समस्या है रुपयों की। बनारस वापस की आने पड़े तो कैसे आएगा? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? नेपाली के कथन पर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नेपाली ने ताड़ लिया, लिहाजा उसे शुरू से अंत तक सारी कहानी बता दी। नेपाली के चेहरे पे चिंता की रेखाएं खिंच गई। तुमने खून किया है? हाँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें फांसी हो सकती है। फांसी? वह क्या होता है? किसी का खून करना गैर कानूनी होता है। मेरे दादा ने गांव में एक हवलदार का कत्ल किया था, मगर उन्हें तो फांसी नहीं हुई। वे जेल तक नहीं गए। उल्टे गांव के लोग उनके नाम से कांपते थे। दादा क्या थे? जमींदार थे। क्या अब भी लोग डरते हैं? तुम्हारी जाति के ऐसे ही जानकर ही लोग डर जाते हैं। पधारी आगे बोला, दादा कहते थे बल के आगे सब बौने हो जाते हैं। इसीलिए बुद्धि विकास से ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। एक ही संस्कार दिए, मारो दो, ठोक दो। घर में दोनाली बंदूक हमेशा रहती। नेपाली ने पधारी को ठीक लड़का नहीं लगा। वह अंदर ही अंदर उसे संस्कारों को लेकर संशय में पड़ गया। पता नहीं हमारे साथ क्या करे। इसीलिए जोर देकर बोला, आज जितना जल्दी हो निकल लो। पता नहीं पुलिस तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आ जाए। तुम्हारे साथ मैं भी कहीं का नहीं रहूँगा। नेपाली की चेतावनी
उस पर असर पड़ा। वह सचमुच डर गया। पुलिस का खौफ उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। दिन के 10 बजते बजते नेपाली ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाँ, राह खर्च के लिए कुछ रुपए दिए। जैसे ही वह मुख्य सड़क पर आया, उसे चारों तरफ से पुलिस ही पुलिस नजर आई। वह डर गया। एक आदमी की आवाज़ आदि। वह भय से सिरहर गया। हो ना हो पुलिस हो। भागने की मुद्रा में आया, तब तक वह आदमी उसके पास आ गया। आपका मोबाइल गिर गया है, देखकर उसके जान में जान आई। उसे आप पर हंसी आई तो रोना भी आया। मन ही मन ईश्वर को याद करके अपने किए पर पछताने लगा। विवालवाद स्टाफ का खून किया। अब लोग उसे शक्ल से भी डरते थे, तो क्या खून करने की जहमत उठाया। सोचा साहब खुश हो जाएगा तो नौकरी पर किसी आँच नहीं आएगी, मगर यहाँ तो साहब साफ मुकर गया। उल्टे उसे भाग जाने की राय दी। अब तो फ़ोन तक नहीं उठा रहा उसके। व्यवहार में वह एक दोगलापन होगा। उसने सपने में भी भान नहीं था कि गांव जाता तो वहाँ से गुड़ देसी घी उसे लाकर देता। ऑफिस में के रोजाना के चाय के पैसे भी वही चुकाता ताकि साहब खुश रहें। साहब ने उसे नाउम्मीद भी नहीं किया। उसका प्रमोशन बिना हुजलत के हो गया। चाहता तो उसे भी ठोक सकता था, मगर जब वह उसके फेवर में है तो क्यों बिला वजह ही उसे पंगा लें। ये पुलिस पता नहीं कहाँ से आ गई। यह सोचकर वह परेशान था। कानून भी होता है, जबकि उसे हमेशा यही बताया गया कि कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून जिसके लिए भी हो, मगर उसके लिए तो कतई नहीं। बहरहाल उसके मन में साहब को भी सबक सिखाने का ख्याल गया। फांसी होगी तो एक ही बार ना, चाहे एक कत्ल करूं या दो। यही निश्चय के साथ उसने बनारस जाने का मन बना लिया। जैसे ही नेपाल के बॉर्डर पर पार करने लगा, देखा रास्ते में भारतीय पुलिस बसों को चेक कर रही थी। वह असहज हो गया, मगर जाहिर होने नहीं दिया। एक यात्री ने पूछा, पुलिस बसें क्यों चेक कर रही हैं? यात्री ने जवाब दिया, यह रोज का है, नियम है। सुनकर उसे तसल्ली हुई। शरांस इंतजारी के बाद उसकी बस का नंबर आया। 2 पुलिस वाले अंदर घुसे, लोगों के सामने की तलाशी ली। उसके पास भी पुलिस वाले आए। वह नज़रें बचाने की कोशिश करने लगा। तुम्हारा सामान कहाँ है? पुलिस वाले डरते हुए अंदाज में बोला। सुनकर पधारी को अच्छा न लगा। अगर लोगों ने उसके दिल में पुलिस का भय न पैदा किया होता तो निश्चय ही वह पुलिस को अच्छा जवाब देता। मेरे पास कोई सामान नहीं है, पधारी तंग गले से बोला। नीचे उतरो, पुलिस वाले का स्वर तख्ल था। क्यों? यह साहब तुम्हें बाद में बताएंगे। वह सहमते हुए बस से बाहर आया। साहब पता नहीं क्यों यह लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। पुलिस वाले का कथन पर इंस्पेक्टर ने उसे नीचे से ऊपर तक गौर से देखा। एकाएक कुछ सोचने उसने अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाली, मिलान किया। उसकी बच्चे खिल गई। रामबच्चन, तुमने तो सचमुच बड़ा अच्छा काम कर दिया। क्या साहब, यह तो खूनी है। खूनी? उसके माथे पर बल पड़ गए। हाँ, इसी की तलाश में हम नेपाल गए थे। इससे पहले मैं इसे पकड़ता ये भाग चुका था। इंस्पेक्टर के कथन पर वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। इंस्पेक्टर के निर्देश पर दोनों पुलिसकर्मियों ने पधारी को पूरे जोर से एक साथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा लिया। इंस्पेक्टर ने तत्काल अपने कप्तान को फ़ोन किया। यह सब देखकर पधारी बुरी तरह से घबरा गया। अब क्या होगा, इसी चिंता में उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया। थोड़ी देर में एक पुलिस वैन आई। पधारी को उसमें बिठाया गया। वैन नज़दीकी थाने से आई। उसे थाने में लाकर डालकर इंस्पेक्टर कप्तान को आदेश दिया। आधे घंटे बाद कप्तान साहब आए। दोनों पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद पधारी को बनारस ले जाया गया। कोतवाली का दृश्य उसके लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ पुलिसकर्मी चहलकदमी कर रहे थे। एक बड़ी सी कुर्सी पर रुबेले मूछ वाला थानेदार बैठा था।
तभी उसकी नज़र थाने से लेकर आए पुलिसकर्मी से पीट रहा एक लड़के पर गई। पुलिस वाला बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहा था। पता कहाँ छुपा रखे हैं गहने? साहब मुझे नहीं मालूम, लड़का रिरियाया। तभी दूसरे पुलिसकर्मी ने उसकी पैंट उतरवा दी। अब वह नीचे से नंगा था। उसके पीछे जोरदार बैंत जैसे जैसे जमाया, वह दर्द से तिलमिला गया। देखकर पधारी की रूह कांप गई। कल इसी अदालत में पेश करेंगे, लिहाजा आज जितना उगलवाना है उगलवा लो। थानेदार बोला। अब बारी पधारी की थी। उसे एक एक ऐसे लाकर में ले जाया गया जो थोड़े एकांत में था। जाहिर है उसकी अच्छी खातिर होने वाली थी। लॉकर में एक हल्की सी लाइट जल रही थी। उसे एक कुर्सी पर बिठाया गया। पधारी की चारों तरफ पुलिस वालों ने घेर लिया था। लाकर इसका वातावरण बेहद ही डरावना था। पधारी अंदर ही अंदर बुरी तरह डरा हुआ था। चाकू कहाँ है? इंस्पेक्टर पूछा। मैंने उसे कहीं कूड़ेदान में फेंक दिया था। पधारी जानता था कि यहाँ किसी तरह की चालाकी करने वाली नहीं थी। वैसे भी उसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि वह बचाव में पुलिस वालों को चकमा दे सके। वो सारी बातें सच सच बताने लगा। तीसर पुलिस वालों ने उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक पुलिस वाले ने उसे माँ की गाली दी। सुनकर पधारी तिलमिला गया। जुबान संभाल कर बात करो, वरना पधारी का इतना कहना भर था कि इंस्पेक्टर ने उसे जोरदार तमाचा मारा। साले हमें तमीज़ सिखाता है, इसकी पैंट उतारो। वहाँ खड़े पुलिस वाले ने पैंट उतरवाने लगे। पधारी उससे बचने के लिए इधर उधर छटपटाने लगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके हाथ पैर बांध दो। चारों पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ पैर बांधने लगे और पीछे उसे कई बैंत लगाने के बाद पधारी ने जाना कि पुलिस क्या चीज़ है। वरना उस अपने पिता से यही सुनते आ रहा था कि पुलिस उसके दरवाजे पर सिर झुकाती है। पुलिस की मार खाकर पधारी पूरे समय कहराता रहा। पुलिस उसकी निशानदेही पर कूड़ेदान की तलाशी ली, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। मिलेगा कहाँ से? कत्ल हुए 5 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। अगर कूड़ेदान में होता भी तो निश्चय ही कूड़े के उठाने वाले सफाई कर्मियों को दिखा होगा। वह पुलिस के सामने यह सवाल उठा लिया कि उस दिन कौन सा सफाई कर्मी कूड़ा उठाने आया था। उससे पूछताछ किया जाए तो पता लग सकता है कि पधारी के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए पुलिस मकान पर आई और कुछ आपत्तिजनक वहाँ पर नहीं मिला। हाँ, एक गंजी जी ज़रूर मिली, जिस पर निश्चय ही खून के निशान थे। रंग सूखकर काला पड़ गया था। पुलिस उसे कब्जे में लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दी। पुलिस थाने गई आई। उसे पधारी पर तीव्र गुस्सा आ रहा था। शर्ट कहाँ रखा है? इंस्पेक्टर पूछा। मैंने कत्ल करने के बाद उसे धो डाला, पधारी रुआसे स्वर में बोला। उस दिन की मार को वह भूला नहीं था, लिहाजा उसने याद करके उसके बदन पे सिरहन सी दौड़ गई। झूठ बोलता तो उल्टा लटका दो, देखते हैं कैसे नहीं सच बताता। इंस्पेक्टर के कहने पर उसे उल्टा लटका दिया गया। उल्टा लटकते ही वह रोने लगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। मैंने स्टाफ का कत्ल करके कपड़े धो डाले थे। आप चाहें तो मेरे घर में उसे बरामद कर सकते हैं। तेरे घर पर ही तो गए थे, वहाँ वह शर्ट नहीं मिला, वह गंजी मिली। हाँ तो वही होगा। मैं जल्दबाजी में उसे नहीं साफ़ किया था। पुलिस वालों को उसके कथन पर भरोसा होने लगा। उतारो उसे। इंस्पेक्टर के कहने पर उसे सीधा किया गया। वह चाकू अगर नहीं मिला तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। चेतावनी देकर पुलिस वाले बाहर आए। रात वह ठीक से नहीं सो सका। उसके सामने कभी पुलिस की मार तो कभी फांसी का फंदा नजर आता। उसे ऐसी उपेक्षा नहीं थी कि हमेशा मारने पीटने वाला आदमी पुलिस की मार खा रहा था। वह सोचने लगा, पुलिस की इतनी हिम्मत कि उस पर हाथ छोड़े। क्या उसे मेरी जाति का पता नहीं? हो सकता है न पता हो। मौका पाकर उसने एक पुलिसकर्मी को अपने पास बुलाया। थानेदार साहब किस जाति के हैं? क्या करोगे जानकर? पुलिस वाला बोला। बस ऐसे ही पूछ रहा था। ज़्यादा दिमाग मत लगा, वरना इतनी मार पड़ेगी कि कभी उठ
नहीं पाएगा। पुलिस वाले की चेतावनी पर वह कुछ नहीं बोला। दर्द के मारे रह रह कर वह कहरा उठा। उसे याद आने लगा कि कैसे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कई दोस्तों के साथ मिलकर उसने दुश्मन छात्र की हाकियों से पिटाई की थी। तब अपनी दबंगई पर सीना चौड़ा करके वह पूरे कॉलेज में घूमा था। मजाल था जो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। जिधर जाता उधर से सब हट बट जाते। उसे लगा था कि वही एक शेर है, बाकी सब गीदड़। उसे अपनी मर्दानगी पर रश्क भी हुआ, मगर यहाँ जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने उसके साथ व्यवहार किया, उसकी सारी हेकड़ी ही निकल गई थी। पुलिस वाले ने किसी तरह उस चाकू को बरामद कर लिया। 5 साल मुकदमा चला। प्रधानी के बाप ने खेत बेचकर मुकदमा लड़ा, तो भी वे प्रधारी को न बचा सके। उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली। क्या मुझे उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा? प्रधारी का स्वर घुटा हुआ था। हाँ, उसके वकील ने जवाब दिया। वह आगे बोला, चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आगे की अदालत में चुनौती दूंगा। मैं नहीं रहूँगा जेल में, मैं नहीं रहूँगा जेल में। अल सुबह अचानक प्रधारी के कमरे में शोर भरा तो घर के बाकी सदस्य जो उठ चुके थे भागते हुए उसके कमरे में आए। वो प्रधारी को उठाने का प्रयास करने लगे। प्रधारी की माँ परेशान हो गई। कुछ समय लगा प्रधारी को सामान्य होने में। उसने अपने आसपास बिस्तर में टटोलने की कोशिश की। बिजली जल रही थी। मैं कहाँ हूँ? उसके सवाल पर उसके पिता बोले, तुम अपने घर में हो। क्या कोई बुरा सपना देख रहे हो? प्रधारी लजा गया। अब वह क्या बताए कि उसने क्या किया है। हाँ, मार देंगे, ठोक देंगे के प्रति सजग हो गया। तो दोस्तों, प्रधारी का यह एक सपना था, पर यह सब करने वाले लोगों के लिए यह सब है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ ऐसा ही हो सकता है। कोई भी गलत काम करने के लिए पुलिस आपको ज़रूर पकड़ लेगी, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।